चैप्टर 256। संजय ने रवि के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दिया। सुनते ही उसके एक आदमी ने घबराकर पूछा, सर, क्या हमने आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दी? संजय ने शांत तरीके से जवाब दिया, तुम लोग न भी करते तो भी वो खुद ही आ धमकता। ये तब की बात थी जब दुनिया तबाही के दौर से गुजर रही थी। किसके पास असली ताकत है, ये तय होना अभी बाकी था। रवि कभी बहुत खतरनाक हुआ करता था, लेकिन अगर अब वो अकेला चल रहा है तो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा उसे हैंडल करना। इधर आभा और वेदांत, राकेश और बाकी लोगों से रास्ते में मिल गए। उनकी टीम रात के काफी देर बाद जाकर कटारा कम्युनिटी लौटी। सामान डिलीवर करने के बाद आभा ने बाकी सारा मैनेजमेंट प्रतीक और केशव को सौंप दिया। वंदना से ब्रेकअप के बाद से केशव अब पहले से ज्यादा शांत और मैच्योर हो गया था। जब आभा को यकीन हो गया कि सारी जरूरी चीजें हो गई हैं, तब वो बिल्डिंग 5 यूनिट 1 की तरफ बढ़ गई। शॉवर लेने के बाद वो जैसे ही बेड पर लेटी, इंटरकॉम से आवाज आई, आभा, गेट पर कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करने आए हैं। किस टाइप के लोग हैं? कह रही हैं कि वो हमारी हेल्प के लिए आए हैं। मैंने उन्हें पास नहीं आने दिया। गार्ड ने बोलते हुए उन लोगों को दूर से एक खतरनाक निगाह से देखा। हेल्प? आभा ने मन ही मन सोचा, ज्यादा तो ये खुद को कोई मेहरबान समझ रही हैं। उनके एटीट्यूड से तो यही लग रहा था जैसे उनकी मौजूदगी ही किसी पर एहसान हो। आभा को अंदाजा हो गया कि ये वही आर्मी वाले होंगे जिनसे दिन में सामना हुआ था। बिना एक पल सोचे उसने कहा, अब तो चोर भी नए नए तरीके अपना रहे हैं। सिक्योरिटी टाइट रखो, इन्हें पास मत आने देना। गार्ड को बड़ा गर्व हुआ कि उसकी सोच आभा जैसे ही निकली। उसने फौरन कहा, समझ गया, मैं इन पर नजर रखूंगा। ये सारी बातचीत नमन की टीम ने सुन ली थी। क्या चक्कर है उस लड़की का, सर? अब हमें चोर बोल रही है, अंदर आने तक नहीं दे रही। नमन का एक बंदा योगेश भड़क उठा, हम इतनी दूर से मदद करने आए हैं और ये है उसका रवैया? वाह, औरत होकर खुद को क्या समझती है। योगेश, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने फिर इस तरह की बकवास की तो अकेले ही वापस लौट जाना। मेरी टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, नमन ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। योगेश और नमन एक ही गांव से थे और सालों से साथ आर्मी में थे। खून के रिश्ते नहीं थे, पर लोग उन्हें भाई ही समझते थे। किसी मिशन के दौरान योगेश ने एक बार नमन की जान बचाई थी। तब से नमन ने उसे हमेशा संभाल कर रखा। अक्सर योगेश की बातों को वो इग्नोर कर देता या हल्के में टोक देता, लेकिन इस बार उसने इतने सख्त लहजे में कुछ कहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। योगेश कुछ सेकंड को चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी भाई। नमन ने उसे एक नजर देखा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुप रह गया। उसने बाकी टीम से कहा, रात का ठिकाना वही मॉल रहेगा जो रास्ते में पड़ा था। सुबह वापस चलेंगे। टीम में सब उसे बहुत मानते थे, इसलिए उसने जो कहा वही फाइनल हुआ। टीम चल दी एक मॉल शॉपिंग सेंटर की तरफ। उधर वेदांत जब शॉवर से बाहर आया तो उसे आभा और पेट्रोल टीम की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनाई दिया। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? आभा ने आंखें बंद रखते हुए सिर हिलाया, हाँ, दिन में सामना हुआ था। बहुत ही बेकार इंप्रेशन छोड़ा। वो पूरे दिन की थकान से लस्तपस्त थी। शॉवर के बाद बस थोड़ा सा चैन चाहिए था। कुकू से खेलने की भी एनर्जी नहीं बची थी, तो उन लोगों से डील करने की बात तो दूर थी। वेदांत बोला, हेमंत ने जो लोग भेजे होंगे वो शायद इतने खतरनाक न हो, लेकिन जब जंगल बड़ा होता है तो हर तरह के परिंदे आ जाते हैं। आजकल के टाइम में कुछ लोगों के हाथ में जरा सी पावर क्या आ जाए, वो खुद को भगवान समझने लगते हैं। ऐसे में टाइट स्टैंड लेना जरूरी है। आभा हंसी, मुझे हेमंत की मंशा से कोई लेना देना नहीं। बस एक बात क्लियर है, जो इंसान मुझे परेशान करेगा मैं उसका चैन छीन लूंगी। उसे यकीन नहीं था कि हेमंत वाकई उसकी भलाई चाहता है। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो उसे मोहरा बनाना चाहता है ताकि संजय को निशाना बनाया जा सके। हाँ, संजय से उसका पर्सनल हिसाब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के हाथ की कठपुतली बने। पावर वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ खेल खेलते रहते हैं। वेदांत ने उसके पैर दबाए जब तक वो सो न गई। फिर एसी की टेम्परेचर कंफर्टेबल सेट करके खुद भी पास लेट गया। जब सुबह दोनों उठे तब तक सूरज बाहर पूरी तरह से निकल चुका था। आभा ने फटाफट फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ रुख किया। वेदांत ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगा रहा था। आभा बाहर 40 डिग्री की आग और उजड़ी हुई धरती न होती तो ये सुबह किसी नॉर्मल सुकून भरी मॉर्निंग जैसी लगती। ब्रेकफास्ट के बाद डॉक्टर रमेश मिलने आए। उन्होंने बताया कि उदय जो सब्जियां लेकर आया था उनकी टेस्टिंग हो गई है और वो खाने लायक हैं। ये बड़ी राहत की बात थी। 2 खरगोशों की एक्सीडेंटल मदद से उदय की सब्जियां बहुत तेजी से उग रही थी, इतनी कि हर दिन नई फसल मिल रही थी, जो पूरे कम्युनिटी के लिए काफी थी। आभा और डॉक्टर रमेश थोड़ी देर दरवाजे पर खड़े होकर बातें करने लगे। जब से उन्हें एक दूसरे की असल पहचान पता चली थी, डॉक्टर रमेश उसे अपनी बहन जैसा मानते थे। अक्सर उसकी भलाई के लिए सलाह देते रहते थे। उसने कहा, तुम जो लड़कियां लेकर आई थी उनमें से 2 ने अबॉर्शन की दवाइयों के लिए पूछा है।
देखो आभा, इस दुनिया में औरत के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी औरतों को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, ठीक है? रमेश ने बहुत सॉफ्ट टोन में बात की, आभा की भावनाओं का ध्यान रखते हुए। मैं जानती हूँ, और टेंशन मत लो। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे तुमसे वो दवाइयाँ मांगनी पड़े। ये सुनकर डॉक्टर रमेश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। अरे हाँ, तुम शालिनी आंटी को जानते हो? डॉक्टर रमेश बोले, याद है वो कॉलेज के बाद पढ़ाई के लिए कहीं चली गई थी। फिर कभी कोई अपडेट नहीं मिला। तुम्हें याद है उसने क्या सब्जेक्ट लिया था? अचानक तुम उसका जिक्र क्यों कर रही हो? डॉक्टर रमेश थोड़ा हैरान हुए। लगता है कुछ जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह था। बस ऐसे ही बचपन की कुछ बातें याद आ गई थी। वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। जब भी आभा किसी और से बात करती थी, वेदांत कभी बीच में नहीं आता था। लेकिन जब भी वो डॉक्टर रमेश से बात करती थी, तो दोनों के बीच एक अलग ही कंफर्ट नजर आता था। और ये भी बात थी कि डॉक्टर रमेश अब अक्सर नीचे मिलने आ जाता था। चैप्टर 257। जब डॉक्टर रमेश चले गए तो आभा कपड़े बदलने घर गई। उसे यूनिट 2 में उदय से मिलना था और प्रशांत से भी कुछ बात करनी थी। मुझे लगता है नवीन की बात ध्यान देने लायक है, वेदांत ने कहा। कौन सी बात? आभा ने शूज पहनते हुए पूछा। नवीन ने तो 1000 बातें कही थीं, कौन सी सलाह थी और कौन सी सिर्फ बकवास, याद रखना मुश्किल था। उसने कहा था कि हमारे कम्युनिटी की आबादी अभी भी बहुत कम है, खासकर यंग जनरेशन की। अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें तो बर्थ रेट बढ़ाना जरूरी है। हाँ, कहते हैं पेड़ उगाने में 10 साल लगते हैं और इंसान बनाने में 100। लेकिन इस टाइम पे जब लोग खुद को ही संभालने में परेशान हैं, कौन बच्चा प्लान करेगा? डॉक्टर रमेश ने अभी बताया कि 2 औरतों ने एबॉर्शन की दवाइयां मांगी हैं। ये सुनकर आभा ने अचानक वेदांत की तरफ देखा और गौर से उसे देखने लगी। तुम तो नहीं सोच रही कि मुझसे? वेदांत फौरन बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आभा ने चुपचाप अपने जूते पहने और निकल गई। वेदांत सोफे पर बैठ गया। पहले उसका माथा सिकुड़ा, फिर सोच में डूब गया। सच है, जब इंसान परेशान होता है तो बेवकूफियां कर बैठता है। बिना किसी ठोस वजह के कोई बात बोलना बस शक को न्योता देना होता है। बच्चा पैदा करना। ईमानदारी से कहे तो वेदांत को खुद ये आइडिया बहुत ही अनरियल लग रहा था। लेकिन वो आभा से ये भी सीधे नहीं कह सकता था कि डॉक्टर रमेश से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। वो सोच रहा था कि डॉक्टर रमेश को कोई गर्लफ्रेंड ही दिलवा दे। लेकिन इतने सारे सिंगल लड़के हैं कम्युनिटी में, सिर्फ उसी के लिए क्यों? हमेशा शांत और कंट्रोल में रहने वाला वेदांत पहली बार थकावट महसूस कर रहा था। वो दुश्मनों से तो निपट सकता था, लेकिन उन लड़कों को कैसे हटाए जो आभा के पास किसी चालाकी के साथ आते थे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर आभा को वेदांत की अंदरूनी टेंशन की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही वो यूनिट 2 में घुसी, सीढ़ियों से उतरता हुआ उसे प्रशांत दिखा। मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही आ रहा था। क्या ऊपर से कोई मैसेज आया? प्रशांत ने सिर हिलाया। कब और कहा? आज रात 7 बजे, किंगलोंग स्ट्रीट वाली पुरानी बार में। ठीक है, पहले मैं उदय से मिल लेती हूँ, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। प्रशांत ऊपर चला गया और आभा उदय के पास। उदय ने जैसे ही आभा को देखा, वो मिट्टी से सने हाथों के साथ मुस्कराया। आज इंस्पेक्शन करने आई हो या हाथ बंटाने? तुम्हारी चिकनाई उतारने आई हूँ। उदय 2 बार हंसा। ओहो, अब ये भी सुनना था। मैं तो तुम्हें अपनी जान तक दिखा रहा हूँ, चिकनाई कहाँ बची है? वो हाईटेक फैब्रिक का स्टॉक कहाँ रखा है? उदय ने खुदाई रोककर उसकी ओर देखा। अरे, मेरा सारा माल तो यहीं है, और कहाँ होगा? मेरे साथ ये गोल गोल बातें मत करो। सच नहीं बताया तो खरगोशों को खिलाने के लिए तुम्हें ही काट दूंगी। उदय जानता था कि आभा सिर्फ धमकी नहीं देती, वो कर भी सकती है। वैसे भी वो उस फैब्रिक को रखने का प्लान नहीं बना रहा था, बस थोड़ी जिद कर रहा था। तो काट लो मुझे। वैसे भी काटोगी तो तुम लोग सब्जी, मक्का, चावल और बाकी अनाज के लिए तरस जाओगे। उदय ने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई उबलते पानी से नहीं डरता। मैं इतनी मेहनत से सब्जियां उगाता हूँ और तुम यहाँ आकर धमकियां दे रही हो। जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? तुम्हें चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। उदय, ये तो सीधा निकाल दिया यार। मुझे चालबाज गधों से नफरत है। उदय कभी भी तर्क में आभा से नहीं जीत पाया था। उसने हार मानते हुए कहा, हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क में जहां हम पहली बार मिले थे, वही यूटिलिटी रूम में है। इतना कहकर उदय फिर से अपनी सब्जियों में लग गया और साथ बैठे 2 खरगोशों से बड़बड़ाने लगा। इस दुनिया में अब कोई अच्छा इंसान बचा ही नहीं है क्या? तुम दोनों को देखो, बाहर से पालतू दिखते हो, लेकिन असल में तुम्हें बस सब्जी मशीन बना दिया है। इतने अच्छे ट्रीटमेंट का क्या फायदा जब बस यूज किया जाना हो? आभा ने उसकी ये इमोशन एक्टिंग पूरी तरह इग्नोर कर दी और वापस मुड़ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ढीले स्क्रू, उन्हें बार बार कसना पड़ता है। उदय भी उन्हीं में से एक था। इन दिनों तापमान हर दिन बढ़ता ही जा रहा था, अब तो 40 डिग्री भी पार हो चुका था।
आभा को नहीं पता था कि ये बढ़ेगा या नहीं, लेकिन अगर बढ़ा तो उसे उस हाईटेक फैब्रिक की बहुत जरूरत पड़ेगी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अभी उसे बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, उसके पास उसकी स्पेस थी। बस एक बार वो फैब्रिक उसमें डाल दे तो फिर वो अनलिमिटेड बनता रहेगा, जैसे किसी पेड़ की जड़ लग गई हो। बाकियों को कुछ दिन नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन फाइटिंग टीम को ये इक्विपमेंट अभी चाहिए था। उधर आभा जैसे ही प्रशांत के पास पहुंची, पेट्रोल टीम से मैसेज आया कि रात वाले लोग फिर से लौट आए हैं। आभा ने बस इतना कहा, उन्हें वेट करने दो, और फिर प्रशांत के साथ रात की प्लानिंग पर बात करने लगी। बाहर सूरज आग उगल रहा था। नमन और उसकी टीम को कम्युनिटी गेट पर 2 घंटे हो गए थे और अब तक कोई मिलने नहीं आया था। इस बार सिर्फ योगेश ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी भुनभुनाने लगे थे। भाई, सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। हम उनकी मदद करने आए और ये हाल है हमारा। सच में। अब 2 घंटे हो गए। अगर 2 घंटे और ऐसे ही बीत गए तो सब चिढ़ जाएंगे। नमन ने बोलने वाले को देखा, ट्रेनिंग के वक्त तुम सूरज के नीचे नहीं खड़े हुए थे क्या? तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। वो हल्के से बड़बड़ाया। कितने डिग्री का फर्क था? वो चुप हो गया। असल में ये लोग तकलीफ से भागने वाले नहीं थे। नमन सही बोल रहा था। ट्रेनिंग के टाइम ये लोग 36 से 37 डिग्री में भी खड़े रहते थे और कोई छू तक नहीं करता था। अब ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री है और 2 घंटे में ही सब हार मान रहे हैं। असल में योगेश की बातें ही उनके दिमाग में जहर घोल रही थी। तभी नमन ने देखा, एक लड़की बेहद खूबसूरत कम्युनिटी से बाहर आ रही थी। सर, ये वही लड़की है जो कल मिली थी क्या? हाँ, वही लग रही है। कल रात जब पेट्रोल टीम आभा से बात कर रही थी तब नमन को उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन उसने सोचा शायद वहम हो। आज पता चला वहम नहीं था। आभा ने कहा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। वो गेट के अंदर खड़ी थी, चेहरा उतना ही ठंडा जितना पिछली रात। हाँ, मेरा नाम नमन धीर है, सामने वाले ने जवाब दिया। मुझे ठाणे शहर से भेजा गया है आपकी मदद करने के लिए। आभा ने उसके पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली। करीब 100 लोग तो होंगे ही। लगता है वेदांत का जो हेमंत है वो सच में सीरियस था। बस 10-20 लोग भेजने का नाटक नहीं किया। इतने प्रोफेशनल लोग इस टाइम में बहुत कीमती साबित हो सकते थे। तुम्हारे लीडर ने खुद कहा है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करने आए हो तो मेरी रूल्स फॉलो करोगे, मेरे अरेंजमेंट्स को मानोगे और मेरे ऑर्डर सुनोगे। अगर ये नहीं कर सकते तो रास्ता तुम्हारे पीछे है। हम सबको एक लड़की के ऑर्डर मानने को कह रही हो? योगेश भड़क गया। इम्पॉसिबल। हम सिर्फ अपने नमन भाई की सुनते हैं। रास्ता पीछे है। विदाई की जरूरत नहीं, आभा ने कह दिया और मुड़कर चल पड़ी। मिस आभा, रुकिए प्लीज। नमन ने योगेश को घूरा और तुरंत आभा को रोकने के लिए आवाज लगाई। आने से पहले उसे बताया गया था कि कटारा कम्युनिटी की लीडर एक महिला है, नाम आभा। उसे लगा था कि वो कोई मिडिल एज सरकारी अफसर होगी जो शायद पहले कहीं लीडर रही हो। लेकिन सामने आई एक यंग लड़की जिसकी जिद्दी टोन और रूखा अंदाज देखकर वो खुद हैरान रह गया। आभा नहीं रुकी। चलते चलते उसने गार्ड से कहा, यूनिट 1 बिल्डिंग 5 से कुछ आइस ड्रिंक्स मंगवा लो। आज स्पेशल ट्रीट है, वंदना ने खुद बनाए हैं। सच में आभा? क्या मेरी बात कभी झूठी लगी है? थैंक यू आभा। चैप्टर 258। गेट के उस पार कम्युनिटी के अंदर से हंसी मजाक और चीयर की आवाजें आ रही थी। बाहर नमन की टीम बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे कोई शोक सभा हो। क्या डरपोक लोग हैं ये सब। एक लड़की के आगे दुम हिला रहे हैं। योगेश का गुस्सा अब भी काबू में नहीं था, मुंह से निकल ही गया। नमन ने एक पल को योगेश की तरफ देखा, फिर बाकियों से बोला, तुम सब मेरे ट्रेन किए हुए सोल्जर हो। अब साफ साफ सुन लो, अगर कोई रुकना नहीं चाहता, ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहता, तो अभी ये यूनिफॉर्म उतार दो और निकल जाओ। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो सच में गुस्से में था, खासकर योगेश पर। उसे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका था, लेकिन वो कभी सुधरता ही नहीं था। किसी लड़की से बहस करना गलती नहीं थी, लेकिन जब तुम अपनी टीम के कैप्टन के कहे को ठुकराते हो तो वो सीधा उसकी इज्जत पर चोट होती है। अब तो वैसे भी जमाना पहले जैसा नहीं था, न कोई कोर्ट मार्शल होता था, न डेजर्टर कहे जाने का डर। लेकिन यह तबाही का दौर था। जो टीम से अलग हुआ उसकी मौत पक्की थी, या तो भूख से या ज़ॉम्बी के काटने से। कम से कम कैंप में पेट भरने को मिलता था। नमन की सख्त बातों के बाद सब चुप हो गए। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। योगेश, और तुम? योगेश ने नमन की तरफ देखा और बोला, मैं भी नहीं जा रहा। बस मुझे लगा वो लड़की कुछ ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, तो उसका घमंड तोड़ने का मन किया। ऑर्डर के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था। जो सजा है मंजूर है। ये कहते ही योगेश पास की जमीन पर लेट गया और पुशअप्स करने लगा। पुराने रूल्स के मुताबिक कम से कम 200 तो करने ही थे। चूंकि उसने खुद ही सजा कबूल कर ली थी, नमन ने पिछली बातों को वहीं छोड़ दिया। अब जब कोई नहीं जा रहा तो ध्यान से सुन लो, अगर दोबारा किसी ने बकवास की तो सीधा बाहर का रास्ता।
कुछ ही देर बाद गेट पर तैनात गार्ड वंदना के बनाए आइस ड्रिंक्स लेकर आए। अब तो तबाही का जमाना था। फल मिलना तो बहुत दूर की बात थी, अब जाकर लोग सब्जियां खाने लगे थे। फल नहीं थे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जरूर थे। वंदना पहले एक बढ़िया कुक रही थी। जो भी चीजें उसके पास होती थी उनसे वो कुछ न कुछ जादू बना ही लेती थी। जैसे ये आइस ड्रिंक ड्राई फ्रूट्स मिश्री और फ्लावर टी से बनी थी, ऊपर से बर्फ डालकर। ऐसी गर्मी में ठंडी ड्रिंक पीना अपने आप में बड़ी बात थी। और टेस्ट पुराने जमाने के फ्रूट टी जैसी क्वालिटी थी। अब तो सच में लगने लगा है कि जिंदगी सुधर रही है। आभा के साथ तो और भी अच्छे दिन आएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम अभी भी उनसे चिपके रहना चाहते हैं। क्या कमी है हमारे पास? अगर वो आ भी गए तो क्या उन्हें खाना पीना सब देना पड़ेगा? आइस्ड बियर, ग्रिल्ड फिश, मीट सब दे दे क्या? खुद को कुछ समझते हैं, जैसे दो जंग लगे बंदूकें ही सब कुछ हों। भीतर के लोग जानबूझकर ऊंची आवाज में बोल रहे थे, सीधा नमन और उसकी टीम के कानों में घुसने के लिए। नमन और उसके साथी पिछले कुछ घंटों से पसीने में तरबतर खड़े थे। भीतर लोग जब ठंडी ड्रिंक्स पी रहे थे तो बाहर खड़े लोगों के गले सूख रहे थे। थूक निगलने से भी आराम नहीं मिल रहा था। अब उन बातों का कोई असर नहीं था। बस एक ही ख्याल था, काश हम भी ये ठंडी ड्रिंक रोज पी सकते। समय धीरे धीरे बीतता गया। आभा को गए 1 घंटा हो चुका था। नमन कुछ नहीं बोला, नहीं उसकी टीम में किसी की हिम्मत हुई कुछ कहने की। अब दोपहर होने वाली थी। अगर ऐसे ही इंतजार करते रहे तो कुछ लोग सच में हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते। वापस चलते हैं जहां कल रात ठहरे थे, नमन बोला। योगेश जो अभी अभी 200 पुशअप्स कर चुका था, अब लग रहा था जैसे कोई तंदूर में डाल दिया गया हो। भोजन पानी साथ था, लेकिन पानी अब बस 2 बोतलें ही बची थी, और वो भी सबके बैग में। और उन्हें यहाँ कितना और रुकना है कोई नहीं जानता। नमन भाई 1 मिनट रुकिए। नमन ने योगेश की तरफ देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं खुद जाकर माफी मांगता हूँ। सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, ये मैं नहीं देख सकता। इतना कहते ही योगेश जमीन से उठा और गेट की तरफ बढ़ा। नमन बस देखता रहा। वो उसे अपना भाई मानता था, पर अब जो रिश्ता था वो वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने सोचा था। भाई, अपनी आभा से कहना कि हमारी टीम नमन उनसे कुछ कहना चाहती है, योगेश ने अंदर खड़े व्यक्ति से नरमी से कहा। अभी तो बड़े अकड़े हुए थे ये लोग। भीतर का अधेड़ गार्ड बड़बड़ाया, लेकिन सबके भीगे कपड़े और हालत देखकर वो मुड़ गया अंदर रिपोर्ट करने। कुछ चीजें आभा कर सकती थी, लेकिन बाकी लोग नहीं। अगर सैनिकों को ज्यादा टाइट कर दिया तो सामने से सीधा युद्ध छिड़ सकता था। योगेश ने नमन की तरफ देखा। मैं तो एक मामूली सोल्जर हूँ। अगर खुद कहता तो वो आती नहीं। तुम्हारे नाम का सहारा लिया है। बुरा मत मानना नमन भाई। नमन चुप रहा, कुछ नहीं कहा। 10 मिनट बाद आभा फिर बाहर आई। उसके साथ वेदांत और कुकू भी थे। आभा कुछ बोलती उससे पहले ही कुकू ने जोर से भौंककर सबका ध्यान खींच लिया। योगेश ने जैसे ही उस भयानक भेड़िए को देखा, एकदम पीछे हट गया। बाकी लोग भी अलर्ट हो गए, हाथों में हथियार पकड़े। बस नमन का चेहरा शांत था। उसने पहले कुछ सेकेंड्स तक कुकू को देखा, फिर आभा की ओर देखा। मिस आभा, मेरे साथियों ने जो भी गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपने जो पहले कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम फैसले लेने की पोजीशन में हो? आभा का सवाल सीधा दिल में चुभ गया। योगेश झट से आगे आया। माफ कर दीजिए मिस आभा, मैंने ही गलती की थी। हमारे कप्तान ने मुझे सजा भी दी है। प्लीज उन पर गुस्सा मत निकालिए। आभा मुस्कुराई, योगेश की तरफ देखा और बोली। चैप्टर 259। अगर तुम नहीं बोलते तो मुझे लगता कि तुम ही कप्तान हो, क्योंकि जो कुछ भी कहना चाहिए था वो तुमने कहा। लगता है नमन बस नाम के कप्तान है। योगेश ने फौरन नमन की तरफ देखा, लेकिन जब उसे कोई रिएक्शन नहीं मिला तो फिर आभा से बोला। आपकी बातों में बड़ा ह्यूमर है मिस आभा। मैं तो बस एक छोटा सा सोल्जर हूँ। मेरी आदत है ज्यादा बोलने की, लेकिन अब से मैं कम बोलूंगा और ज्यादा काम करूंगा। आभा ने उसे सरसरी नजर से देखा, फिर नमन की ओर मुड़ी। कैप्टन नमन, क्या आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? नमन ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। बाकी लोग ये देखकर चैन की सांस लेने लगे। कम से कम अब इस जलती दोपहर में और खड़े नहीं रहना पड़ेगा। शायद 1-2 घूंट ठंडी ड्रिंक भी मिल जाए। उधर योगेश ने जैसे ही आभा और नमन को अंदर जाते देखा, उसकी आंखों में हल्की सी परछाई सी चमक उठी, और एक ही पल में कुकू उसके सामने कूद पड़ा। योगेश एकदम चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन कुकू पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हर कदम पर और पास आता जा रहा था। योगेश ने झट से अपनी गन निकाली, लेकिन कुकू ने एक झापड़ मारा और गन उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दी। उसी झापड़ में योगेश के हाथ पर इतनी गहरी खरोंचें आईं कि हड्डियां तक दिखने लगी। योगेश दर्द से चिल्लाया और गुस्से में बड़बड़ाया, साला जानवर।
लेकिन उसकी गाली अधूरी ही रह गई क्योंकि तभी नमन वहां आ गया। उसके साथ हमेशा की तरह आभा भी थी। योगेश ने अपना खून से सना हाथ उठाकर दिखाया, लेकिन नमन को देखकर वो चुप हो गया, गुस्सा पी गया। नमन ने बस एक नजर डाली और फिर डॉक्टर को हुक्म दिया, मेडिकल टेंट में पट्टी कर दो। फिर पूरी टीम को ऑर्डर दिया, अटेंशन, लेफ्ट फेस, क्विक मार्च। वो लोग तो कटारा कम्युनिटी आए थे, अब अचानक जा क्यों रहे थे? आभा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया नमन से? योगेश मन ही मन सोचने लगा। पट्टी करवाने के बाद वो चुपचाप टीम के पीछे चल पड़ा। आभा ने नमन की टीम को कम्युनिटी की सबसे पीछे वाली एक नई बिल्डिंग में ठहरने को कहा। शाम के करीब 6 बजे आभा ने खुद को एक शानदार आउटफिट में तैयार किया, बाहर जाने के लिए। वेदांत ने उसे टोकते हुए कहा, टाइम आने पर माहौल देखकर रिएक्ट करना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आभा मुस्कुराई, पता है, मैं बस चुपचाप उसकी साइड में एक सोल्जर बनके रहूंगी। वेदांत ने सिर हिलाया, अच्छा है। और अगर, मेरा मतलब है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जो कंट्रोल से बाहर हो, तो सीधे अपने सीक्रेट गार्डन में छुप जाना। जान बचाना सबसे जरूरी है। सच कहें तो आभा को अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसका स्पेस सिर्फ सामान रखने के काम आता है या उसमें कोई इंसान भी छुप सकता है। और कितनी देर तक? वो सोच रही थी कि शायद छुपाया जा सकता है, लेकिन कितने टाइम तक, इसका उसे अंदाजा नहीं था। ये सब वो प्रशांत के साथ वापस जाकर टेस्ट करना चाहती थी। मैं जानती हूँ, चिंता मत करो, मैं निकल रही हूँ। वेदांत भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन कम्युनिटी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, खासकर जब आज ही 100 से ज्यादा नए लोग आए थे। उनमें से सभी नमन की बात नहीं मानते थे, इसलिए सबको छोड़कर जाना रिस्की था। शाम को मौसम काफी ठंडा हो गया था, इसलिए लोग बाहर टहलने निकले हुए थे। हमेशा कमरे में बंद रहना भी अच्छा नहीं होता। योगेश के हाथ की पट्टियों के नीचे अब भी जलन हो रही थी। उसे लगा अगर ऐसे ही ढका रहा तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसने खुद ही पट्टी खोल दी। जैसे ही उसने अपने हाथ की हालत देखी, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके मन में कुकू को मार डालने की भावना उमड़ने लगी। एक जानवर है और इतना अकड़ दिखा रहा है, मोटा ताजा है, मजे से खा भी सकते हैं इसे। तभी उसके पास कोई शिकायत करता हुआ आया, ये क्या दे रहे हैं खाने को? बस थोड़ी सी मक्के की पेस्ट, क्या इससे पेट भरेगा? और उधर देखो, वो लोग ड्रिंक्स पी रहे हैं, मछली मांस खा रहे हैं, हमें ये खाना पकड़ा दिया। एक आदमी ने कटोरी पकड़े ये बड़बड़ाया। दूसरे ने टोका, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। ज्यादा बोले तो नमन को पता चल गया तो लेने के देने पर जाएंगे। वैसे उनकी खुद की राशनिंग भी कोई खास नहीं थी। कई बार तो एक ही टाइम खाना मिलता, और वो भी काला आटा मिक्स बंस और पतली दाल जैसी चावल की सूप। जनसंख्या ज्यादा थी, खाना कम, इसलिए सबको पेट पर हाथ मार कर रहना पड़ता था। मक्के का पेस्ट भले ही था, लेकिन उसमें आधा हिस्सा दाने भी थे, और बंस भी शुद्ध मक्के के आटे से बने थे। काफी लोगों के लिए तो ये खाना भी ठीक ठाक था। योगेश अब अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे खाना खा रहा था। जिसने शिकायत की थी उसका नाम नरेन था। वो योगेश से ठीक ठाक घुला मिला था। नरेन उसके पास आया और बोला, भाई योगेश, ये सब यूं ही सह लोगे? वो कम्युनिटी के लोग अच्छे से खा रहे हैं और हमें ये। योगेश ने उसे देखा, मन ही मन सोचा, खा तो लिया, अब बातें बना रहा है, चालू आदमी है ये। फिर हंसकर बोला, दूसरों की छत के नीचे हो तो झुकना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। नरेन थोड़ा झुका और फुसफुसाया, भाई, आज मैंने आभा को एक आदमी के साथ बाहर जाते देखा, क्यों न इसी मौके पर उस कुकू को खत्म कर दें। जानवर है, लोगों पर अटैक करता है, क्या पता किसी दिन इंसानों को खाना शुरू कर दे। योगेश ने अपनी भावनाएं दबाई और उसकी तरफ घूर कर देखा, तुम सच में पगला गए हो क्या? एक जानवर के लिए अपनी जान दांव पे लगाओगे? अगर नमन भाई को पता चला तो सीधा चमड़ी उधेड़ देगा। नरेन ने कंधे उचकाए, अरे नमन भाई इतना हार्ड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई सजा दे देगा, और वैसे भी सीक्रेटली करेंगे तो किसे पता चलेगा। पकड़ा गया तो यूनिफॉर्म फेंक कर निकल जाऊंगा। योगेश ने कड़क होकर कहा, मैं बोल रहा हूँ, नमन भाई के लिए कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना, और आभा से पंगा लेना आसान नहीं है। नरेन मुंह बिचका कर बोला, अब भी नमन का सपोर्ट कर रहे हो? मुझे तो लगता है वो आभा के चक्कर में है, उसकी हर बात मान लेता है, अपने भाइयों की कोई कद्र नहीं। योगेश ने आखिरी चम्मच खाया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, खूबसूरत औरत किसे नहीं पसंद? तुम्हें नहीं पसंद? नरेन का चेहरा लाल हो गया, बोला कुछ नहीं। सच कहे तो उसे भी पसंद थी, बस आभा ही नहीं, कोई भी लड़की। इन मर्दों की जिंदगी दूसरों जैसी नहीं थी, डिसिप्लिन में जीते थे, औरतें देखनी तो दूर, छूने की भी हिम्मत नहीं थी। योगेश बोला, छोड़ो ये सब सोच, इतना टाइम है तो जाकर दौड़ लगा लो, थक जाओगे तो ये सब ख्याल नहीं आएंगे। इस तरह योगेश ने कुकू को मारने की बात को धीरे धीरे घुमाकर दूसरी तरफ कर दिया, और अब नरेन की सोच कुकू से हटकर औरतों पर थी। उसे याद आया, टहलते वक्त उसने एक लड़की देखी थी, देखने में जवान थी,
आभा जैसी सुंदर तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं। वो लड़की कुछ मर्दों के साथ कम्युनिटी में गश्त लगा रही थी, हंसते बोलते। नरेन को लगा कहीं से भी शरीफ घर की नहीं लगती। आजकल की दुनिया में अगर कोई औरत मर्दों के झुंड में घूम रही है तो समझ लो। वो सोचने लगा, बाकी मर्द उस पर लाइन मार सकते हैं तो क्या वो भी। यही सोचकर वो उठकर निकल गया। पीछे से योगेश उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे नरेन की आदतें अच्छे से पता थीं, जैसे कि वो गंदे वीडियो देखता था और उसके पास एक नोटबुक भी थी जिसमें वो खुद को और कुछ महिला ऑफिसर्स को लेकर अपने ख्याल लिखता था। तो जब योगेश ने औरतों की बात छेड़ी, नरेन का ध्यान वहीं चला गया। नमन अभी आभा के कहे अनुसार शांति बनाए रखना चाहता था, पर योगेश, वो बस इंतजार कर रहा था उस दिन का जब नमन की टीम खुद आभा की कम्युनिटी की लड़कियों से उलझ पड़े। और कुकू, अभी उसका टाइम नहीं आया था। चैप्टर 260। जब आभा और प्रशांत तय जगह पर पहुंचे तो सामने वाला अब तक नहीं आया था, या फिर शायद पहले ही आ चुका था और छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इसलिए आभा एकदम शांत थी, बिना कुछ कहे प्रशांत के साथ साथ चलती रही जैसे कोई प्रोफेशनल असिस्टेंट हो। भले ही दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कह रही थी। प्रशांत ने आंखों से इशारा किया कि आसपास कोई है। दोनों ने जैसे कुछ महसूस ही नहीं किया और आधे घंटे तक वैसे ही खामोशी से खड़े रहे। प्रशांत, काफी वक्त हो गया, आखिरकार सामने वाला सामने आ ही गया। प्रशांत को पहले से अंदाजा था कि कौन सी जगह पर बंदा छुपा हो सकता है, लेकिन खुद को एक्सपोज न करने के लिए उसने अनजान बनने का नाटक किया। उसे यह नहीं पता था कि जो सामने आया वो उसका पुराना जान पहचान वाला निकलेगा, उसका एक्स इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर? आप? प्रशांत उन लोगों में था जो रिश्तों और वफादारी को बहुत अहमियत देता था। उसके लिए परम सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि दोस्त जैसा था। अगर ये मुलाकात किसी और हालात में होती तो शायद वो बहुत खुश होता, लेकिन अभी के हालात थोड़े उलझे हुए थे। क्या बात है, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? परम, जो कि प्रशांत से 5 साल बड़ा था, अब 37 का हो चुका था। दिखने में थोड़ा उम्र से ज्यादा लगता था, लेकिन उसकी सेहत ठीक ठाक थी। प्रशांत ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, बस थोड़ी हैरानी हुई। मुझे नहीं लगा था कि मुझसे कांटेक्ट करने वाला सीनियर तुम निकलोगे। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया। हमारी लाइन में सबसे जरूरी चीज होती है डिसिप्लिन। उम्मीद है तुम समझोगे। परम ने सफाई दी और फिर उसका ध्यान प्रशांत के चेहरे पर गया। चेहरे को क्या हुआ? प्रशांत ने हल्के से हंसते हुए कहा, बीमार हुआ था। ठीक तो हो गया, लेकिन लुक्स ऐसे ही रह गए। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो चेहरा बिगाड़ गई? वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। ये सुनकर परम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ज़ॉम्बी वायरस? प्रशांत ने सिर हिलाया। हाँ। फिर तुम ठीक कैसे हो गए? असली में तो ऐसा वायरस जान ले लेता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी। एक डॉक्टर मिली, पहले एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च करती थी। उन्होंने मुझ पर रिस्क लिया, बस किसी भी तरह कोशिश की, और काम कर गया। बस ये निशान हट नहीं रहे। तुम्हारा वो हैंडसम फेस सच में बर्बाद हो गया। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें करने के बाद परम की नजर आभा पर गई, जो प्रशांत के पीछे खड़ी थी। तुम्हारी जूनियर है। गर्मी का मौसम था, कपड़े हल्के थे। आभा के लंबे बाल थे, इसलिए लड़के का भेस बनाना पॉसिबल नहीं था। उसने भी किसी तरह की ओवर एक्टिंग नहीं की। उसने ऑलिव ग्रीन वर्क पैंट्स, कैजुअल शर्ट और अंदर स्पोर्ट्स वेस्ट पहन रखी थी। बालों को हाई पोनी में बांध रखा था। उसके लुक्स और एटीट्यूड से साफ था कि वो आर्मी टाइप बैकग्राउंड से है। कुछ वैसा ही समझ लो, प्रशांत ने जानबूझकर ढीला जवाब दिया। परम ने हल्की मुस्कान दी, जैसे सब समझ गया हो, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो सीधे मुद्दे पर आ गया। चलो अंदर चलते हैं, बात करनी है। प्रशांत ने आभा को इशारे में वहीं रुकने को कहा और फिर परम के साथ अंदर चला गया। ये जगह एक पुराना, बंद पड़ा बार था। अब भी वहां से हल्की सी शराब की गंध आ रही थी।
आभा ने एक चेयर खींची और आराम से बैठ गई। उसका हाव भाव एकदम कूल था, लेकिन दिमाग पूरी तरह एक्टिव मोड में। जाने से ठीक पहले प्रशांत ने आंखों से साफ इशारा किया था, यहाँ सिर्फ परम ही नहीं, और भी लोग छुपे हुए हैं। यही वजह थी कि प्रशांत का मन बेचैन था। वो अकेले आया था और सामने वाले ने पूरे झुंड के साथ उसे घेर रखा था। अगर सामने कोई अनजान होता तो वह सोच सकता था कि ये सेफ्टी के लिए है, लेकिन परम, वो तो पुराना इंस्ट्रक्टर था, दोस्त था। फिर भी ऐसी साजिश? अंदर बात शुरू होते ही परम ने मुद्दा खोल दिया। मुझे पता है तुम इस वक्त अपनी टीम के साथ कटारा कम्युनिटी में हो, और ये भी पता है कि वहां की इंचार्ज आभा है। ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी तरह आभा को काबू में लो और कम्युनिटी को टेक ओवर कर लो। प्रशांत एक पल के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आभा ने हमारी जान बचाई है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर मुझमें और उन गद्दारों में क्या फर्क रह जाएगा? परम की पलकों में हलचल हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस ऊपर का हुक्म पहुंचा रहा हूँ। ऊपर मतलब कौन? मंत्री यशपाल, डिप्टी कमांडर गिरीश या कमांडर देवेन? परम का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर सब क्लियर हो जाएगा। प्रशांत ने ठंडी मुस्कान दी। जो खबरें मुझे मिली हैं, उसमें कहा गया है कि आर्मी के कुछ लोग फॉरेन फोर्सेस से मिलकर अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। बाहर की साइड एक ग्रुप है जिसका लीडर संजय है। वो भी कभी हमारा ही आदमी था, बाद में फरार हो गया। मैं जानना चाहता हूँ, वो अब हमारा दुश्मन है या दोस्त? परम ने फिर वही लाइन दोहराई, तुम्हारा काम है हुक्म मानना और मिशन पूरा करना। संजय दोस्त है या दुश्मन, इस पर मत सोचो। अगर वो तुम्हारी मदद करता है तो वो तुम्हारा साथी है। प्रशांत ने हल्के में सिर हिलाया, समझ गया। थोड़ी देर बाद परम ने फिर पूछा, बाहर जो लड़की है वो आभा ही है ना? प्रशांत की आंखें हल्का सा सिकुड़ी, फिर उसने खुद पर हंसते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं कटारा में हूँ तो यकीनन आभा के बारे में भी सब पता होगा। और जब तुमने मेरी शक्ल पर अफसोस जताया तो तुम ये भी समझ ही चुके हो कि वो मेरे लिए रिस्क लेकर बाहर क्यों आएगी। परम ने कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर हंस पड़ा, खुद को इतना भी कम मत समझो। चेहरे पर निशान है, पर तुम्हारा करिश्मा अब भी कायम है। औरतें और मर्द दोनों एक जैसे होते हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो कौन नहीं चाहता उनके पास कोई खास हो? मान लिया उसके पास कोई और है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसका दिल भी जीत सकते हो। प्रशांत और परम की बात आधे घंटे से ज्यादा चली। जब दोनों बाहर निकले तो परम फिर से वही पुरानी सी दोस्ताना मुस्कान लेकर बाहर आया। आभा उठी और धीरे धीरे प्रशांत की ओर बढ़ी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सच्चा और वफादार जूनियर अपने सीनियर की केयर करता है। परम ने शरारती अंदाज में प्रशांत को देखा, बड़े मजे में हो तुम। प्रशांत ने उसका मजाक नहीं उठाया, बस आभा से बोला, जाओ गाड़ी ले आओ। आभा ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन उसने बस 2 ही कदम लिए थे कि परम ने उसे रोक लिया और ऊपर से प्रशांत को घूर भी दिया। क्या कर रहे हो यार, इतनी रात को एक आभा को अकेले गाड़ी लाने भेज रहे हो? तुम खुद जाकर गाड़ी ले आओ और फिर उसे ले जाना। प्रशांत का दिल एकदम जोर से धड़क गया। उसने आभा की तरफ देखा। आभा को अंदर की बातचीत का पता तो नहीं था, लेकिन जब से प्रशांत बाहर आया था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आभा समझ चुकी थी कि माहौल टेंशन वाला है। और फिर जिस तरह से परम ने उसे बार बार देखा, जिस अंदाज में बात की, उससे साफ था कि उसने उसे प्रशांत की गर्लफ्रेंड मान लिया है। सिर्फ यही सोचकर आभा के मन में परम के लिए निगेटिव फीलिंग आ गई। चैप्टर 261। एक नंबर का झूठा नकली शरीफ बनने वाला आदमी। साफ दिख रहा था कि असल में क्या है, सच में असली चालाक आदमी। लेकिन फिलहाल आभा को उसी कहानी का हिस्सा बनकर एक्टिंग करनी थी। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं अपने बॉस के साथ इतने खतरे देख चुकी हूँ,
मैं कोई कमजोर सी लड़की नहीं जो अंधेरे से डर जाए। आभा ने खुद को साफ तौर पर प्रशांत के अधीन मान लिया था। कार स्टार्ट करना, यही तो सबॉर्डिनेट का काम होता है। एक बात सुनो, प्रशांत को जाने दो, परम ने बड़े भाई जैसे सॉफ्ट टोन में कहा। तो आभा ने ज्यादा बहस नहीं की। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, कहकर प्रशांत बाहर चला गया। अब बार के अंदर सिर्फ आभा और परम रह गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? परम ने चुप्पी तोड़ी। मेरा नाम रितिका है। प्रशांत से पहली बार कब मिली थी? आभा ने सिर थोड़ा झुकाकर परम से थोड़ी दूरी बनाए रखी और पूरे सम्मान के साथ जवाब दिया, मैं भाग रही थी, तभी उन्होंने मुझे बचाया। उसके बाद से मैं उनके साथ हूँ। शुक्र है, आने से पहले आभा और प्रशांत ने मिलकर सब पहले ही तय कर लिया था, कैसे मिले थे और कौन सा नाम यूज करना है। प्रशांत उन सोल्जर्स में से एक है जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। वो सब कुछ कर सकता है, बस थोड़ा ज्यादा जिद्दी है। इसी वजह से आज वो वहीं खड़ा है जहां है। परम ने आभा को गौर से देखते हुए कहा। आभा ने अपना सिर झुकाए रखा, पूरी तरह एक वफादार सबॉर्डिनेट की तरह। अब तो तुम दोनों कटारा कम्युनिटी में शांति से रह रहे हो। मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। तुम उसके साथ काफी वक्त बिता चुकी हो, तो तुम समझती ही होगी कि वो बहुत एम्बिशियस आदमी है। अगर उसे सारी जिंदगी किसी औरत के मूड के हिसाब से चलना पड़े तो उसका आत्मसम्मान टूट जाएगा। वो कभी इतना झुककर जीना नहीं चाहेगा, और तुम भी नहीं चाहोगी कि वो इतना कमजोर बन जाए, है ना? उसी वक्त आभा को समझ में आ गया कि परम का असली मकसद क्या है। उसे अंदाजा हो गया कि प्रशांत और परम के बीच क्या बातें हुई होंगी। एक और मर्द जो आभा को कंट्रोल करना चाहता था। आभा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पूछा, समझ गई। अब बताओ मुझे क्या करना है? उसका इतना जल्दी बात पकड़ लेना देखकर परम ने सराहना से कहा, तुम प्रशांत की पहली लड़की हो और साफ दिखता है कि वो तुम्हारे लिए सीरियस है। अगर तुम दोनों साथ आ जाओ तो कटारा कम्युनिटी पर तुम्हारा ही राज होगा। जब सिर बन सकते हो तो किसी की पूंछ क्यों बनना? तुम चाहते हो कि हम उसे धोखा दें? क्या तुम तैयार हो? परम ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। आभा ने अपने हाथ कसकर भींच लिए और कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में सीधा देखा, फिर हल्के से सिर हिला दिया। उसके हाथ गुस्से को रोकने के लिए भींचे गए थे, लेकिन परम को ये शॉक और कंफ्यूजन का इमोशनल मिक्स लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि ये असली आभा नहीं है। उसे सुनने में आया था कि आभा का टेम्पर काफी स्ट्रांग है, वो बदला लेने वाली और काफी अग्रेसिव है। अगर सामने बैठकर उससे कोई ये सब कह देता तो अब तक तो वो गन निकाल चुकी होती। अगर उसने एक भी गलत मूव किया तो आज रात इनमें से कोई जिंदा नहीं बचता। उधर प्रशांत को जब आभा की चिंता हुई तो उसने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ दी। जैसे ही वो अंदर आया और आभा को सही सलामत देखा तो एक हल्की सी राहत की सांस ली। भले ही उसे यकीन था कि आभा ठीक होगी, पर चिंता तो फिर भी होती है। परम ने ये सब नोटिस किया और इसने उसकी थ्योरी को पक्का कर दिया, आभा ही प्रशांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उसे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आभा के जरिए करना ज्यादा आसान होगा। जो औरतें प्यार में पड़ती हैं वो अक्सर बेवकूफ बन जाती हैं। प्रशांत ने कहा, अगर कुछ और नहीं है तो अब हम निकलते हैं। अब प्रशांत की बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। नॉर्मल गुड बाय में उसने किसी टाइटल का भी इस्तेमाल नहीं किया। परम ने इसे सीरियसली नहीं लिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ख्याल रखना। जब आभा और प्रशांत गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर निकले तो प्रशांत ने बात शुरू की। सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरा सीनियर वही होगा जो कभी मेरा इंस्ट्रक्टर था, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो हमारे रिलेशन को इस तरह समझेगा। आभा को तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। उसने कभी पहले चेहरा दिखाया था? नहीं। लॉकडाउन से पहले मुझे एक मिशन मिला था, मुंबई में एक सीक्रेट आर्मी वेपन डिपो ढूंढना। यही मिशन उसी ने मुझे दिया था और हम मिलिट्री रेडियो पर बात करते थे। सब कुछ लिजिट लग रहा था। हम लोग मुंबई के कोने कोने में ढूंढते रहे। फिर हमारी टीम के ज्यादातर लोग ज़ोंबी वायरस की चपेट में आ गए, कुछ ही बचे। उस वक्त मैंने कई बार उसे कांटेक्ट किया लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। फिर अभी कुछ दिन पहले अचानक उसने फिर से कॉल किया, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो और उसे तुम अब भी काम के लग रहे हो, तो उसने फिर से तुम्हें पकड़ा। आभा ने सीधा निशाना मारा। प्रशांत ने कई बार हेल्प मांगी और कोई जवाब नहीं मिला, यानी उन्हें बेसिकली छोड़ ही दिया गया था। उसने कभी नहीं बताया कि वो तुम्हारे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। प्रशांत ने सिर हिलाया। मैंने पूछा ही नहीं। पूछने का क्या मतलब जब जवाब पहले से पता हो? जवाब मांगने का कोई फायदा नहीं जब पता हो कि वो तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देगा। उसने बस यही कहा कि तुम्हारी जगह मुझे लेना है और कटारा का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। मैंने मना कर दिया। तो अब उसने मेरी तरफ रुख किया। या तो मुझे कहना था कि मैं तुम्हें समझाऊं या खुद ही तुम्हें हटाने का प्लान बनाऊं। और अगर मैं ऐसा कुछ करती तो लोग ये समझते कि तुम भी इसमें शामिल हो। भले ही बाद में क्लियर करना चाहो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रशांत सब समझ चुका था।
परम ने जानबूझकर उसे अकेले बाहर भेजा ताकि आभा से अलग बात कर सके। और हाँ, उसे तुम्हारी पहचान पर भी शक है। मैंने डिनाई कर दिया। आभा ने कहा, वो अब भी मुझे टेस्ट कर रहा है। प्रशांत की आंखों में साफ मायूसी थी। बहुत कम लोग थे जिनके लिए वो दिल से रिस्पेक्ट फील करता था, परम उन्हीं में से एक था। और अब ये सब जानकर उसे समझ आ गया था कि वो भी सिर्फ एक मोहरा था। क्या सोच रहे हो? आभा ने पूछा। अपनी फीलिंग्स दबाते हुए प्रशांत बोला, मैंने बहुत मेहनत से सबके लिए एक सेफ जगह बनाई है। सिर्फ किसी फेक ऑर्डर या डाउटफुल मिशन के लिए मैं सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। आभा ने तो पहले ही समझ लिया था, तभी तो उसने राकेश और बाकी लोगों से बात तक नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि उसका बीता हुआ कल उनके आज को खराब करे। लेकिन अब लग रहा था कि खुद प्रशांत को भी अपने ऑर्डर्स और सीनियर पर डाउट होने लगा है। मैंने पूछा था कि ये ऑर्डर किसने दिया। मैंने ये भी कहा कि संजय के पीछे आर्मी का कोई इनसाइडर है जो फॉरेन फोर्सेस से मिला हुआ है। उसने ना हाँ कहा, ना। बस यही बोला, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अगर ये ऑर्डर सच में कमांडर देवेन का होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन जब कोई सीधे जवाब ना दे तो समझ लो कि पीछे कुछ गड़बड़ है। कमांडर देवेन? पहली बार आभा ने प्रशांत के मुंह से ये नाम सुना। अब तक तो बस वेदांत से ही सुना था। हाँ, देवेन सर हमारे टॉप लीडर हैं। बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उतने ही जस्ट और ईमानदार भी। हर सोल्जर उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करता है। वो कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे कि मुझे तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीननी है। उन्होंने कभी किसी औरत को कम नहीं आंका। प्रशांत की आंखों में आज भी कमांडर देवेन के लिए वैसा ही सम्मान था। चैप्टर 262। वेदांत को देवेन पर काफी भरोसा था और अब प्रशांत भी वही बात कह रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जो गद्दार था वो शायद देवेन नहीं था। फिर भी आभा को ये बात चुभ रही थी कि देवेन जैसे बड़े लीडर की नाक के नीचे ऐसा घटिया इंसान पल रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। आभा और प्रशांत को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वो सीधा कटारा कॉलोनी लौट आए। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। इस टाइम तक तो सबको घरों में सो जाना चाहिए था, लेकिन कॉलोनी पूरी तरह जगमगा रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? प्रशांत ने कहा और सीधे कार कॉलोनी के अंदर घुमा दी। गेट पर गश्त लगा रहे लोगों ने जैसे ही आभा को देखा तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आए और सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया। आभा, जो नए सोल्जर दिन में आए थे ना, एकदम घटिया निकले। उन्होंने हमारी ही एक मेंबर को तंग किया। किसे? किसे? आभा की आवाज एकदम ठंडी हो गई थी। उसने गुस्से में कार का दरवाजा पटका और चाबी प्रशांत को दी। ये वही कार थी जो पहले वेदांत से ली गई थी और जो संजय की थी। अब से ये कार प्रशांत और उसकी टीम की थी। वंदना को। आभा के कदम वहीं थम गए, चेहरा पल भर में ठंडा और सख्त हो गया। वो तेजी से पीछे की ओर बढ़ गई। गेट से अंदर झांका तो हल्की हल्की लाइट्स दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ी रोशनी और शोर दोनों तेज होते गए। कॉलोनी के लगभग हर घर में जनरेटर था और टॉर्च जैसी चीजें तो बेसिक जरूरत बन चुकी थी। उस हरामी ने वंदना को हाथ कैसे लगाया? उसे तो आभा की इज्जत का भी ख्याल नहीं। इन हरामियों को निकाल बाहर करो। आज औरत को छेड़ा है, कल जान भी ले लेंगे। और खुद को सोल्जर कहते हैं? छी! सोल्जर तो प्रशांत और उसकी टीम है, ये तो बस ग्रीन ड्रेस में गुंडे हैं। पूरी कॉलोनी गुस्से से उबल रही थी। आभा ने जैसे ही एरिया में कदम रखा, एक आवाज आई। आभा आ गई। भीड़ अपने आप बीच में रास्ता बना गई। बीच में वेदांत और नमन खड़े थे। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, हाथ पांव बंधे, और उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। वंदना भी वहीं खड़ी थी, चेहरा गुस्से से तना हुआ था। आभा ने जमीन पर पड़े उस आदमी पर एक सख्त नजर डाली और सीधे वंदना के पास गई। क्या हुआ था? डिटेल्स तो पीड़ित ही बता सकती थी। शायद पूछना वंदना के लिए दर्दनाक था, लेकिन आभा को पता करना ही था कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस पर तय होता कि उस आदमी को कितनी बार और कहां कहां मारा जाए। वंदना बोली, मैं गश्त पर थी, ड्यूटी खत्म करके लौट रही थी, तभी इसने पीछे से मुझे पकड़ा, मुंह दबाया और कहीं ले जाने की कोशिश करने लगा, गलत इरादों से। मैंने इसके हाथ में काट खाया और चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज सुनकर बाकी लोग दौड़े और इसे पकड़ लिया। ये तो मुझे जान से मारने ही वाला था ताकि मैं किसी को कुछ न बता सकूं, लेकिन तब केशव आ गया और मेरी जान बचाई। आभा ने चैन की सांस ली, कम से कम वंदना सही सलामत थी। नमन बतौर टीम लीडर अपनी जिम्मेदारी मान चुका था और वंदना से माफी भी मांग चुका था। उसने कहा था कि उस आदमी को कैसे सजा दी जाए, इसका फैसला आभा ही करेगी। आभा के ना होने पर वेदांत ने सीधा सजेशन दे दिया था, गोली मारो। नमन की टीम के कुछ लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि क्योंकि कोई सही से नुकसान नहीं हुआ, इसलिए गोली मारना ओवर है। यहाँ तक कि कुछ घटिया लोग ये भी बोलने लगे कि वंदना रात में कम कपड़े पहनकर घूम रही थी, इसलिए शायद खुद ही। बस यही बात सुनकर कॉलोनी के लोग बेकाबू हो गए थे और उसी टाइम आभा वहां पहुंच गई। केशव का चेहरा गुस्से से तना था।
उसने कहा, आभा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वजह होगी इन्हें यहाँ रखने की, लेकिन अगर आज इस जानवर को मारा नहीं गया तो मैं और वंदना इस जगह को छोड़ देंगे। ये जगह अब सेफ नहीं रही। अगर प्रतीक उसे रोक नहीं रहा होता तो शायद वो अभी तक उस आदमी का काम तमाम कर चुका होता। आभा ने सीधा नमन की तरफ देखा। ये तुम्हारा आदमी है? पहले ये कंफर्म करना जरूरी था। नमन का चेहरा उतना ही सख्त था। हाँ, तुम्हारे बंदे ने मेरी जगह पर गड़बड़ की है। जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। मुझे पता है, मैं इसका हिसाब दूंगा। रुको, आभा ने हाथ उठाया। जब तुम लोग यहाँ आए थे तब मैंने साफ कहा था ये मेरी जगह है, यहाँ मेरी चलेगी। तुम भी मेरी बात मानोगे। तुम्हारे आदमी तो दूर की बात, इसलिए मैं तय करूंगी कि यहाँ किसके साथ क्या होगा। ठीक है। नमन ने सिर हिलाया। ठीक है कैप्टन नमन, भीड़ में से एक बोला। हम लोग सालों से साथ हैं, भाई जैसे हैं। क्या एक लड़की के लिए आप अपने भाई को मार दोगे? नमन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। भाई ही मानता हूँ, इसलिए ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिलिट्री में भी औरतों को सताने पर सीधा फायरिंग स्क्वाड की सजा होती है, पर नरेन ने कुछ किया ही नहीं। केशव का खून खौल उठा। उसने रैप और मर्डर की कोशिश की है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो वंदना आज जिंदा नहीं होती। ऐसे कीड़े वर्दी पहनने के लायक नहीं है। कैसे पता कि ये सब कोशिश थी? कहीं खुद वंदना ने? बस। केशव, प्रतीक और बाकी सभी कॉलोनी वाले उस घटिया बात पर भड़क उठे। चारों तरफ गालियां और शोर शराबा शुरू हो गया। ढायन, एक तेज गोली चली और सब सन्नाटे में आ गए। नमन के हाथ में गन थी जिससे अब भी धुआं निकल रहा था। कैप्टन, तुमने? वो आदमी जिसने अभी तक अपने साथी का बचाव किया था अब अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर पड़ा, शौक में विश्वास न करते हुए। नरेन का मामला बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ, तुम क्यों बार बार कॉलोनी वालों और मेरी टीम के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे? आभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है नमन में अब भी दम बाकी है। तुम्हें लगता है तुम नरेन के लिए स्टैंड ले रहे हो? नहीं, तुम तो खुद सिरदर्द बन चुके हो। पकड़ लो इसे। गोलियों से डरा वो आदमी तुरंत दो सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके सीने से खून रिसने लगा था। नमन पूरे जोश में बोला, एक बात साफ साफ सुन लो, हम यहाँ आभा की मदद के लिए हैं। उसकी हर बात हमारे लिए आदेश है। जो कोई भी हुक्म टालेगा या गड़बड़ करेगा उसके साथ मिलिट्री लॉ के हिसाब से सख्त एक्शन होगा। इसके बाद उसने सीधा आभा की तरफ देखा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। नमन अब तक अपने सिपाहियों से काफी नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन एक गोली ने ही सबकी आंखें खोल दी थी। सबको याद दिला दिया कि वो कभी ऐसा कमांडर था जो सोल्जर को ट्रेन करते करते रुला देता था। बस फर्क ये था कि योगेश ने कभी उसे बचाते हुए चोट खा ली थी, जिससे उसका स्वभाव थोड़ा नरम हो गया था। लेकिन नरम होने का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। आभा ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और कहा, मैं तो सोचने लगी थी कि तुम असल में हो कौन। इतना बैटल इंसान कैसे इस पूरी मंडली का लीडर बन गया? आभा की बातों ने नमन की इस सरेआम मिट्टी में मिला दी थी। उसने ये सब कटारा कॉलोनी के लोगों और नमन के खुद के आदमियों के सामने कहा था। कॉलोनी के लोग तो उसके लिए वैसे भी मायने नहीं रखते थे, लेकिन जो लोग सालों से उसके साथ थे उन सबके सामने ऐसे सुना देना, क्या उसे अपने कप्तान होने की जरा भी इज्जत नहीं थी? असल में आभा ने फिर भी नमन को बहुत फेस दिया था। वो सब कुछ सिर्फ वेदांत के लिहाज में कर रही थी। चैप्टर 263। आखिर ये लोग उसी कमांडर देवेन के भेजे हुए थे जिनके लिए वेदांत रिस्पेक्ट रखता था, इसलिए आभा भी एक हद तक लिहाज कर रही थी। आभा आगे बढ़ी और जमीन पर बंधे हुए नरेन के पास पहुंची। पहले उसने दो जोरदार लातें उसके पेट में मारी। नरेन दर्द से तड़प कर झुक गया जैसे कोई मरी हुई मछली। उसके बाद आभा ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर जमीन पर कई बार दे मारा। जब उसका चेहरा खून और मिट्टी से सन गया, सिर से खून बहने लगा, तभी जाकर उसने उसे छोड़ा और मुंह में ठुनसी गंदी सी कपड़े की पट्टी खींचकर बाहर निकाली। अगर तुम्हें जीने से बोरियत हो गई थी तो बोल देते। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के 1000 तरीके जानती हूँ। मेरे लोगों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत दी किसने? जब आभा को पूरी बात पता चली थी उसने कुछ नहीं कहा था। सिर्फ नमन को पहले हल्का सा ताना दिया था, उसके बाद पूरा टाइम चुप रही थी। यहाँ तक कि जब केशव ने गुस्से में धमकाया था तब भी चुप। जो लोग उसे जानते थे वो समझ रहे थे कि उसकी ये चुप्पी एक आने वाले तूफान की आहट थी। उसकी आवाज भले ही ठंडी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा उबल रहा था वो किसी का भी बुरा कर सकता था। नरेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कॉलोनी इतनी अलर्ट होगी और ये लड़की आभा इतनी खतरनाक। हकीकत ये थी कि 100 के करीब लोगों में से बहुत से लोग नमन की वैसी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन आभा ने यहाँ के सैकड़ों लोगों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रखा था, दिल से उसका सम्मान करते थे। नरेन घबरा गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आभा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास है। जो सजा देना है दो।
बस मेरी जान मत लो। वह फूट पड़ा। आभा के आने से पहले नमन ने वेदांत से पूछा था और वेदांत ने साफ कहा था गोली मार दो, लेकिन उसके कुछ आदमियों के विरोध के चलते 1 मिनट की देरी हुई। फिर आभा आ गई। बहुतों ने आभा को हल्के में लिया था, इसलिए नमन के फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही नमन ने गोली चलाई, आभा ने उसे सुनाया और फिर जैसे उसने नरेन की धुलाई की, सबको समझ आ गया नमन असल में आभा की ही बात मानता है। और आभा सच में रुथलेस है। उसने बिना हिचक नरेन की ऐसी हालत कर दी कि वो अब बस दर्द से सिसकता पड़ा था। नरेन को अब भी लग रहा था कि शायद माफी मांग लेने से वो बच जाएगा, लेकिन अगर माफी से कुछ होता तो आभा का नाम ही इतना डरावना ना होता। जान बख्शनी है, आभा ने ठंडी आवाज में कहा और इशारे से वंदना को बुलाया। वंदना सामने आई। तुम खुद बदला लेना चाहती हो या मैं किसी और को बोलूं? मैं खुद। आभा ने उसकी तरफ सराहने वाली नजर से देखा, फिर जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वंदना के हाथ में पकड़ा दिया। जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, बस सांसें बाकी रखो। वंदना ने सिर हिलाया, पत्थर को कसकर पकड़ा और सीधा नरेन की जांघों के बीच दे मारा। नरेन की चीख कॉलोनी के कोनों तक गूंज उठी। आभा वहीं खड़ी एक छोटी सी डैगर को उंगलियों पर घुमा रही थी। उसकी ठंडी नजर नरेन पर टिकी थी। अगर दोबारा चिल्लाया तो तुम्हारी जुबान काटकर भेड़ियों को खिला दूंगी। नरेन की चीख वहीं थम गई। इसके बाद वंदना के अंदर का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। उसने बार बार वो पत्थर मारा जब तक नरेन की मर्दानगी हमेशा के लिए मिट्टी में ना मिल गई। फिर उसने उसका वही हाथ कुचला जिससे उसने उसे छूने की कोशिश की थी। जब वंदना को लगा कि उसके अंदर की घुटन बाहर निकल गई है, उसने पत्थर फेंक दिया और उठ खड़ी हुई। आभा मुस्कुराई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, केशव, इसे लेकर अंदर चलो। अब तक प्रतीक ने केशव की कॉलर छोड़ दी थी। आभा ने जिस तरह वंदना को प्रोटेक्ट किया, उसे देखकर केशव थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे वंदना पसंद थी। अगर वो उसके लिए न्याय की मांग भी ना कर पाता तो क्या ही मर्द कहलाता। पर अब माफी मांगने का वक्त नहीं था। केशव चुपचाप सिर हिलाकर आगे बढ़ा, लेकिन वंदना ने कहा, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ आभा, सबके साथ ही वापस चलूंगी। वंदना अब पहले जैसी नहीं रही थी, और जब उसने साफ मना कर दिया तो आभा ने भी जबरदस्ती नहीं की। अब नरेन वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, एक मरे हुए जानवर जैसा। उसकी हालत देखकर उसका मन बार बार यही कह रहा था, मैं बर्बाद हो गया, मेरा अब कुछ नहीं बचा। उस आदमी को जो पहले नमन से भिड़ गया था, गोली लग चुकी थी। वो अब सफेद पड़ चुका था, जमीन पर खून बह रहा था। नमन ने जानबूझकर कोई नाजुक अंग नहीं मारा था, लेकिन खून काफी बह चुका था। उसने नरेन की हालत देखी और डर से कांप गया। मैंने तो बस कुछ बोल ही दिया था, अब मेरी भी बारी आएगी क्या? उसी वक्त आभा उसकी तरफ बढ़ने लगी। नमन ने अभी अभी सबके सामने साफ कर दिया था कि अब सबको आभा की बात माननी होगी। जो 2 आदमी उस घायल लड़के को पकड़े हुए थे, उन्होंने उसकी पकड़ और भी मजबूत कर दी। असल में जैसे ही उन्होंने आभा को आते देखा, दोनों के चेहरे फक पड़ गए। तुम्हारा नाम? आभा ने उसकी ब्लीडिंग वाउंड की तरफ देखते हुए पूछा। माँ, मेरा नाम अंकित है। नमन के साथ आए लोग सभी जवान थे, उम्र 20 से 30 साल के बीच। अंकित प्रतीक जितना ही दिखता था। उसके चेहरे पर अभी भी एक मासूम सी शक्ल थी जो छिपती नहीं थी। ऐसे लोग देखने में सीधे साधे और बेकसूर लगते हैं, लेकिन यही चेहरा सबसे ज्यादा धोखा देता है। कोई खूंखार चेहरा वाला शख्स पहली नजर में ही लोगों को सावधान कर देता है, मगर ऐसा मासूम चेहरा लोगों का डर कम कर देता है, जिससे वे दुश्मन की टोली में जासूस बनकर आसानी से घुस सकते हैं। तुमने पहले जो कहा, आभा बोली, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ आजमाना चाहती हूँ। वह आगे बोली, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, किसी लड़की से कम नहीं। अगर तुम्हें वहां भेजा जाए तो शायद तुम लड़कियों से भी ज्यादा मशहूर हो जाओ। अंकित अभी आभा की बात समझ नहीं पाया था कि आभा ने नमन की टीम के डॉक्टर की ओर देखा। पहले इसके शरीर से गोली निकालो, फिर खून रोक दो। डॉक्टर एकदम डर गया जब नमन की नजर उस पर पड़ी। उसे लगा कि वह भी मुसीबत में है। पास खड़े शख्स ने उसे हल्का सा धक्का दिया, तब वह होश में आया। उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है ठीक है। उसके पास दवाइयों का थैला नहीं था और वह आभा को बताने वाला था कि उसे लाने जाना पड़ेगा। तभी आभा फिर बोली, बेहोशी की दवा महंगी है, उसे बचाओ। औजार भी कीमती हैं, बस अपने हाथों से गोली निकाल दो। चैप्टर 264। आभा की बातों ने अंकित को डरा दिया। हाथों से गोली निकालना? इतना दर्द होगा कि शायद कोई मर जाए, और ऊपर से बीमारी का डर भी। डॉक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि आभा सचमुच उसे नंगे हाथों से गोली निकालने को कहेगी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। पहले के शिविर में खाना पीना भले ही अच्छा न था, लेकिन इलाज की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। बीमार को सही इलाज मिलता था। उसने सचमुच कभी बिना औजार के गोली नहीं निकाली थी। तुम्हें नहीं आता या डर लग रहा है?
आभा ने डॉक्टर की हिचकिचाहट देखकर पूछा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर नहीं किया तो अब सीख लो। नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। मैं बेकार लोगों को नहीं रखती। नमन के आदमियों को अब आभा एक राक्षसी लगने लगी थी। कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। डॉक्टर जल्दी से अंकित के पास गया। उसने उसे देखा, फिर फटाफट उसकी कमीज खोली और घाव में 2 उंगलियां डाल दी। अंकित की नसें दर्द से फूल गईं। उसकी चीखें नरेन की चीखों से कम नहीं थी। उसे पकड़े 2 आदमियों के कान जैसे बहरे हो गए। आखिर में उन्होंने उसकी कमीज का टुकड़ा फाड़कर उसके मुंह में ठूंस दिया। यह इसलिए किया ताकि वह अपनी जीभ न काट ले। डॉक्टर पहली बार ऐसा कर रहा था और उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, लेकिन उसका हुनर ठीक था। वह जल्दी ही शांत हुआ और गोली निकालने में कामयाब रहा। गोली निकालने का मकसद था, लेकिन बिना दवा या चाकू के यह यातना जैसा था। नमन के आदमियों ने यह सब देखा और सोचा, आभा एक शैतान है, इसे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अंकित की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर दर्द से सुन्न हो गया हो। लेकिन आभा की अगली बात सुनकर उसे लगा कि काश वह दर्द से मर ही गया होता। इसके कपड़े उतारो और बाहर फेंक दो। जॉम्बी या जानवरों को पास न आने देना। लेकिन अगर कोई इंसान आए तो उसे मत रोकना। तुमने कहा था कि वंदना लोगों को ललचाती है। लगता है तुम्हें इसका तजुर्बा है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे ललचाते हो। अंकित का मासूम चेहरा इंसानों और जानवरों के लिए बेकसूर लगता था। पहले के समय में वह खास शौक वालों का पसंदीदा होता, आज के समय में तो और भी। आभा की बातों ने उसका दर्द भुला दिया और सिर्फ डर रह गया। आभा जी, मैंने जो कहा उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। आभा नहीं पिघली तो वह नमन की ओर मुड़ा। कप्तान नमन, मुझे बचा लो। मैंने नरेन के लिए सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हम एक ही बिस्तर पर सोते थे। मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था, मेरी हिम्मत नहीं। कप्तान नमन, मुझे बचा लो। नमन ने अंकित को देखा। मुझे याद है, तुम्हारी छोटी बहन थी। उसने अपमान की वजह से कुएं में कूदकर जान दे दी थी। इसलिए तुम उन मर्दों से नफरत करते हो जो औरतों पर जुल्म करते हैं। तुम और नरेन एक बिस्तर पर सोते थे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था कि तुम उसके लिए खुद को खतरे में डालो। तुमने नरेन का बहाना बनाकर हमारे और कटारा कम्युनिटी के बीच फूट डालने की कोशिश की। क्या खड़े हो? इसके कपड़े उतारो, आभा ने फिर से आदेश दिया। उसका सब्र खत्म हो रहा था। अंकित को पकड़े 2 आदमियों ने उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए। कोई रास्ता न देखकर अंकित चिल्लाया, यह यशपाल जी का आदेश था। मैं सिर्फ उनका हुक्म मान रहा था। मुझे छोड़ दो। यशपाल नाम कटारा वालों के लिए नया था, लेकिन मिलिट्री हेडक्वार्टर से आए लोगों के लिए जाना पहचाना था। आभा ने नवीन की ओर देखा और पूछा, कौन यशपाल? यशपाल राठौर। नवीन की आंखें सिकुड़ गईं। यशपाल राठौर उसके चाचा थे, जो सेना में बड़े ओहदे पर था। संजय ने बताया था कि उसके चाचा एक मिशन में लापता हो गया था और उसे मृत घोषित कर दिया गया था। फिर यह आदमी कैसे कह रहा था कि वह उसके चाचा के आदेश पर काम कर रहा था? नमन अंकित के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उन्हें कैसे पता था कि हम कटारा कम्युनिटी में हैं? आभा की मदद करना एक गुप्त मिशन था। नमन ने अपने आदमियों को जगह का पता सिर्फ कटारा पहुंचने के बाद बताया था। उसके पास अपने अफसरों से सीधे कांटेक्ट का एकमात्र रास्ता होना चाहिए था। अब लगता था कि ऐसा नहीं था। अंकित ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। 2 घंटे पहले मेरी जेब में एक कागज मिला। उसमें लिखा था कि कटारा कम्युनिटी के साथ रिश्ते बिगाड़ दो। नरेन का मामला सामने आ गया तो मैंने उसका फायदा उठाया। वह कागज कहाँ है? मेरी जेब में। नमन ने उसकी जेब से कागज निकाला। जैसा अंकित ने कहा था वैसा ही था। यशपाल की निजी मुहर भी असली थी। नमन ने कागज को मसलकर आभा की ओर गया। क्या मैं इन दोनों को पूछताछ के लिए ले जा सकता हूँ? मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी टोली के गद्दारों को साफ करोगे। मुझे कल तक नतीजे चाहिए। नमन ने अपने आदमियों से नरेन और अंकित को पीछे की नई इमारत में ले जाने को कहा। कटारा के कुछ लोग अभी भी उनके रहने के खिलाफ थे। एक ने आभा से पूछा, आभा, क्या इन सिपाहियों को यहाँ रहना जरूरी है? आभा बोली, प्रशांत की टोली और केशव व प्रतीक के ग्रुप के अलावा तुम में से कितने लोग 500 मीटर दूर से दुश्मन के सिर में एक गोली मार सकते हैं? सब चुप हो गए। उनमें दुश्मनों को मारने की हिम्मत थी, लेकिन निशानेबाजी जल्दी नहीं सीखी जा सकती। प्रतीक और केशव ने आभा के प्रभाव में कठिन मेहनत की थी और मुश्किल से निशानेबाज बने थे। बाकी लोग सिर्फ छोटे मोटे गुंडों से लड़ सकते थे। संजय के पिछले आदमियों जैसे प्रोफेशनल के सामने वे रणनीति के दम पर ही जीते थे। अगर संजय अगली बार 100 आदमी लाया या उससे भी ज्यादा, तो तुम अकेले कितना जीत पाओगे? जीतने की संभावना ज्यादा से ज्यादा 30%। मैं राकेश और बाकियों से तुम्हें रोज ट्रेनिंग इसलिए दिलवाती हूँ ताकि तुम बड़े दुश्मन के सामने कमजोर न पड़ो। लेकिन पिछले बार तुमने देखा, तुम अभी तैयार नहीं हो। संजय के आदमी प्रोफेशनल किलर हैं।
हमारे पास सिर्फ प्रशांत और उसकी टोली प्रोफेशनल हैं। नमन और उसके आदमी हमारी मदद के लिए हैं। अगर हम उन्हें भगा देंगे तो अगली बार संजय आएगा तो तुम कितनी गोलियां रोक पाओगे? सवाल पूछने वाला चुप हो गया। लेकिन अगर आज जैसा फिर हुआ, हम संजय से लड़ने के लिए इनके जुल्म नहीं सह सकते। आभा कुछ बोल पाती, इससे पहले तरुण बोल पड़ा। तो फिर तुम गश्ती नहर क्यों बनी हो? जॉम्बी से बच सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं रोक सकते। अगर निशानेबाजी जल्दी नहीं सीख सकते और अपने बीच की गड़बड़ भी नहीं रोक सकते तो हम तुम्हें रोज खाना और जगह क्यों दें? चैप्टर 265। बिल्कुल। अगर मैं, एक लड़की, डर नहीं रही तो तुम लोग क्या डर रहे हो? आने दे उनको, मैं उनकी छोटी मोटी चीजें काटकर भेड़ियों को खिला दूंगी। नीति की आवाज तरुण से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी आवाज नमन और बाकी लोगों के कानों तक पहुंची जो काफी दूर जा चुके थे। कई लोग अपनी जांघें सिकोड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि कम्युनिटी की लड़कियां सचमुच फायर थी। पेट्रोलिंग जारी रही। अब उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी थी। आभा और वेदांत कुकू के साथ 20वीं मंजिल पर लौट आए। घर में घुसते ही आभा ने सबसे पहले शावर लिया। फिर फ्रिज से आइस पॉप निकाला, सोफे पर बैठकर 2 बाइट्स लिए और फिर वेदांत को बताया कि आज वो प्रशांत के साथ कहाँ गई थी। उसका बॉस है यशपाल। वो प्रशांत का पुराना इंस्ट्रक्टर था और उसका मिशन है मुझे रिप्लेस करके कटारा कम्युनिटी पर कब्जा करना। वेदांत ने सेब की प्लेट काटकर कॉफी टेबल पर रख दी और आभा के बगल में सोफे पर बैठ गया। उसको तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक नहीं हुआ? हुआ था। उसने प्रशांत से पूछा कि क्या मैं आभा हूं, लेकिन प्रशांत ने मना कर दिया। आभा ने ये नहीं बताया कि यशपाल को लगा था कि वो प्रशांत की गर्लफ्रेंड है। हमने रास्ते में अपनी स्टोरी रिहर्स कर ली थी। मेरा नाम है रितिका और प्रशांत ने मुझे रास्ते में रेस्क्यू किया था, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। वेदांत ने प्लेट से 2 सेब के टुकड़े उठाए और आभा के मुंह के पास ले गया। आइस पॉप कम खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ। जब आभा ने मुंह खोलकर सेब खाया, वेदांत ने बड़े आराम से आइस पॉप उसके हाथ से ले लिया और अपने मुंह में डाल लिया। आइस पॉप इतना ठंडा था कि आभा उसे धीरे धीरे चूस रही थी। उसने बाहर की लेयर को न जाने कितनी बार चाटा था। वेदांत ने बड़े कूल तरीके से उसे अपने मुंह में डाल लिया। भले ही दोनों पहले कई बार इंटीमेट हो चुके थे, फिर भी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी। आभा सेब खाते हुए बात जारी रखी। प्रशांत ने बताया कि ये यशपाल शायद शांतनु या वाइस कमांडर गिरीश का आदमी है। वो तुम्हारे देवेन पर भी बहुत भरोसा करता है। अंकित की बातों के साथ जोड़ो तो मिलिट्री में वर्म सबसे ज्यादा शांतनु ही लगता है। शायद तुम्हें अपने देवेन को रिमाइंड नहीं करना चाहिए। वेदांत ने आइस पॉप की स्टिक कूड़ेदान में फेंकी और बोला, अगर वो इतना स्लो होता तो इतने टाइम तक उस पोजीशन में नहीं रहता। मुंबई और पालघर की बॉर्डर पर ग्रे ब्लैक बिल्डिंग्स का एक बड़ा इलाका 10 मील तक फैला था, जैसे कोई पुराना गांव पहाड़ों और पानी के किनारे बसा हो। दरअसल ये पहले एक गांव ही था जिसमें 500 से 600 लोग रहते थे। जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तो गांव के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए। रवि और उसकी टीम ने 5 दिन में सारे ज़ॉम्बी खत्म करके यहाँ अपना बेस बनाया। गांव के बाहर मशालें जल रही थी और सिपाही गेट की रखवाली कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो टैंक खींचने गया था वापस लौट आया। गार्ड्स ने तुरंत गेट खोल दिया। व्हीकल धीरे धीरे अंदर आया। नवीन पैसेंजर सीट पर था। जो लोग उसका चेहरा अच्छे से जानते थे वो उसे पहली नजर में शायद न पहचान पाते। उनका हमेशा साफ सुथरा, हैंडसम और डैशिंग बॉस नवीन अब धूल मिट्टी से सना था। बालों में गंदगी थी, कपड़ों में 2 जगह फटे हुए थे, जैसे किसी तेज चीज से खरोंच लिया गया हो। कुल मिलाकर वो पहले से कहीं ज्यादा बिखरा हुआ लग रहा था। ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टैंक लेने जाना था, लेकिन रास्ते में उन्हें नवीन पैदल लौटते मिला तो वो उसे लेके सीधा बेस पर वापस आ गए। पूरा रास्ता गाड़ी में माहौल भारी था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेस पर लौटते ही रवि ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चला गया। तब जाकर गाड़ी में बैठे लोगों ने लंबी सांस ली।
क्या उस लड़की ने हमारे बॉस को इस हाल में कर दिया? क्या तुमने उसके कपड़ों की फटी जगह नहीं देखी? पीछे बैठे किसी ने कहा। वो साफ तौर पर ज़ॉम्बी के नाखूनों से फटे हैं। बॉस तो बाल बाल ज़ॉम्बी के हाथों मरते मरते बचे। सिर्फ वही वापस आए, बाकी सब शायद मर गए। ये सुनकर गाड़ी का माहौल फिर भारी हो गया। रवि तेज कदमों से अपने क्वार्टर्स में लौटा, सबसे पहले कपड़े उतारे और नहाया। साफ कपड़े पहनकर उसने अपने भरोसेमंद सबॉर्डिनेट को बुलाया। एक टीम तैयार करो, हम कल सुबह मुंबई जाएंगे। रवि ने मिनरल वाटर की बोतल उठाई और आधी पी गया, जिससे उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हुआ। फिर उसने कहा, शांतनु को मैसेज भेजो, कहो कि मैं पहले वाली हथियारों की डील तोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अरेंज करता हूँ। रुक जाओ। रवि ने मिनरल वाटर की बोतल को जोर से दबाया, थोड़ा सोचा और बोला, ज्यादा लोग भेजो, एक लड़की ढूंढने के लिए, नाम है दिशा। जिंदा या मुर्दा? जिंदा। रवि जितना गुस्से में था, उतना ही संजय भी। उसे पता था कि उसके आदमियों ने रवि के लोगों पर गोली चलाई और गलती से कई को मार दिया, लेकिन उसके अपने लोग भी तो कम नहीं मरे। फिर भी आधी रात को ऊपर से कई अर्जेंट मैसेज आए कि उसे रवि के पास जाकर फॉर्मल माफी मांगनी है। अगर वो रवि का माफीनामा नहीं ले सका, तो उसे खुद को डील करना होगा। संजय ने आखिरी शब्द पढ़ा, अपनी जीभ से दांत चटकाए और ठंडी हंसी हंसा। वो लोग उसे सचमुच अपना नौकर समझते थे। ये इलाका पहले उसका था। उसके पास बंदूकें, बारूद और आखिरी सीक्रेट वेपन था, फिर उसे दूसरों की चाटुकारिता क्यों करनी चाहिए? संजय ने अपने हाथ में कागज फाड़ डाला और कैंप के सबसे पीछे की ओर चल पड़ा। आयुष ने खिड़की से संजय को पीछे जाते देखा, उठा और चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। इस दौरान वो यहाँ की कई जगहों से वाकिफ हो चुका था। उसे पता था कि पीछे फैक्ट्रियों की एक लाइन है, जहाँ खास लोग गार्ड करते हैं और आम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वो पहले कभी किसी को वहाँ जाते नहीं देख पाया था। आज संजय अकेले पीछे गया था और आयुष को लगा कि ये छानबीन का अच्छा मौका है, इसलिए वो उसके पीछे चला गया। सुबह के 4-5 बजे थे। आसमान अभी अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह काला नहीं। आयुष ने वेदांत से सीखी स्टेल्थ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए चुपके से संजय का पीछा किया। संजय गेट पर पहुंचा और किसी से दरवाजा खुलवाया। गार्ड ने दरवाजा खोला और संजय के अंदर जाने के बाद दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया और जम्हाई लेने लगा। नाइट वॉच करने वाले इस टाइम सबसे ज्यादा थके होते हैं। रात भर की थकान और नींद के बाद आखिरी 2 घंटे वो आधे जागे से हाल में बिताते हैं। आयुष उस गार्ड की गर्दन चाकू से रेतने ही वाला था कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। आयुष ने रिफ्लेक्स में चाकू नए आए शख्स की गर्दन पर रख दिया। भाई, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष ने दरवाजे की ओर देखा और फुसफुसाया। उसे अपनी बहन जिया से अब कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती थी। पहले उसने कहा था कि दिशा से दूर रहे, लेकिन उसने नहीं सुना। अब दिशा संजय का सामान चुराकर भाग गई और वो जल्दी या देर से इसके लिए भुगतेगी।